आगे बढ़ते बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर्स और उसके कैपेसिटेंसेस के बारे में। कैपेसिटर्स एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने में काम आता है। डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है तो इसका मतलब साफ बात है आपको चार्जेस स्टोर करना है। चार्जेस स्टोर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्यों बताओ? देखो, अगर चार्जेस आपने जमा करके रखा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा। कैसे? मानो एक चार्ज है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, अगर आप दूसरा चार्ज कहीं से लेकर आते हो इसके नज़दीक तो आपको इसके रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज लाओगे, तीसरा लाओगे तो और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा, चौथा लाओगे तो और एनर्जी स्टोर होगा। तो आपके पास अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस आपने जमा कर रखा है तो वो एनर्जी दे दे के जमा कर रखा है। तो मतलब आपने अगर चार्जेस जमा किया है मतलब आपने एनर्जी जमा कर लिया है। इस एनर्जी को बाद में आप किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो जो चार्जेस जमा करके एनर्जी स्टोर किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? तो हम किसी डिवाइस पे इस चार्जेस को स्टोर कर लेते हैं जिससे हम एनर्जी स्टोर कर चुके हैं ऐसा मान सकते हैं। उस एनर्जी को आप किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मान लो आप अपने बैटरी को चार्ज करते हो मोबाइल के, तो क्या करते हो आप? बेसिकली चार्जेस स्टोर कर लेते हो। चार्जेस स्टोर करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी जो आप अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हो। जब आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल से हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सारा एनर्जी कहाँ से आता है? वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से जो आपने बैटरी में स्टोर कर रखा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर रखा है मतलब चार्ज स्टोर कर रखा है। तो चार्ज जब आप करते हो, आप अपने बैटरी को चार्ज करते हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे स्टोर करोगे? चार्जेस स्टोर करके। तो चार्जेस स्टोर करने का एक जो डिवाइस होता है वही आपका कैपेसिटर है। और कैपेसिटेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है इस कैपेसिटर की जो हमें ये बताता है कि हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात कर रहे थे कैपेसिटर का क्या चक्कर है। देखो, कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं। ऐसे पैरेलल प्लेट्स मतलब आप रेक्टेंगुलर प्लेट्स अज्यूम करके चल सकते हो। जस्ट सेकंड में आपको बता दूं कि ऐसे कोई दो प्लेट्स ले लो आप। एक सेकेंड, आजा भाई, आजा आजा आजा, ये रहा, आ गया आ गया आ गया। ओके, देखो ऐसे दो प्लेट्स ले लो और उसको आमने सामने रख दो। ठीक है? तो ये दो प्लेट, दो मेटल के प्लेट होने चाहिए, कंडक्टर्स होने चाहिए। दो कंडक्टिंग प्लेट्स अगर आपने सामने रख दिया आपने, तो ये आपका कैपेसिटर हो जाता है। इसमें आप चार्जेस स्टोर कर सकते हो। इसका पूरा प्रिंसिपल क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल समझ लो कि दो पैरेलल प्लेट्स। देखो, और भी टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैरेलल प्लेट्स ही लोगे। बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्फेरिकल प्लेट्स भी ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल प्लेट्स भी लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी ले सकते हैं। ऐसा कोई भी कंडक्टर आप ले सकते हो, पर लेना कंडक्टर ही है। कंडक्टर में ही आप चार्जेस स्टोर कर पाओगे। पर आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर है, इसलिए मैंने पैरेलल प्लेट की बात की। दो पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, एक कंडक्टर्स हैं, उसको अगर आप सपोज करो आमने सामने रख देते हो तो ये आपका सिस्टम जो है कैपेसिटर कहलाता है। इसमें आप चार्जेस स्टोर करो। एक प्लेट में आप पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दो, मान लो प्लस क्यू चार्ज स्टोर किया है। दूसरे में आप नेगेटिव चार्ज स्टोर करो, माइनस चार्ज क्यू स्टोर कर दिया है। तो ये कैपेसिटर आपका। अच्छा, स्टोर कैसे करते हो? आप क्या करते हो, इस प्लेट को और इस प्लेट को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। मान लो जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज V है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ स्टोर होने लगेंगे, बैटरी का नेगेटिव चार्जेस यहाँ स्टोर करने लगेगा वो, और आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा। ऐसा हम बोलते हैं कि कैपेसिटर पर चार्ज आने लग रहा है। अब ये चार्जिंग तब तक चलेगा, तब तक बैटरी इस पर चार्जेस को स्टोर करता चला जाएगा जब तक कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में भी उतना ही वोल्टेज, या फिर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ना हो जाए जितना बैटरी का। अगर बैटरी का और इसका वोल्टेज सेम हो गया जिस टाइम पे, तो देखो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे चले जाएंगे और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे चले जाएंगे। सेम पोटेंशियल पे जाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो चार्ज फ्लो होना या करंट फ्लो होना बंद कर देगा। तो जब भी आप किसी कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल
और दूसरा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से लगा देना है। बैटरी चार्जेस भगाना चालू कर देगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्जेस स्टोर करना चालू कर देगा, तब तक जब तक कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का खुद का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो दोनों मैच न कर जाए। मैच करने पर चार्जिंग बंद हो जाएगा और हम बोलेंगे कि आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर के ऊपर जितना भी चार्ज आपने दिया है, मतलब उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ क्यू चार्ज, और उसके क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप हुआ है वी, इसका जो रेशियो होता है उस रेशियो को ही बोला जाता है कि सी, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको बताएगा कि आप कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। मान लो मैं इसके अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, तो उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना ज़्यादा चार्ज आ चुका है इस पर, वही आपको कैपेसिटेंस बताएगा। मान लो मैंने ढेर सा वोल्टेज डाल दिया और चार्ज ही नहीं आ रहा है, तो कैपेसिटेंस कम है। थोड़ा सा ही वोल्टेज डालने पर अगर बहुत सारा चार्ज आ गया, तो ज़्यादा चार्ज आ गया, तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो आप ऐसे समझ लो कि एक फिक्स वोल्टेज पे वो ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकता है, समझे। और फॉर्मूला क्या है, Q बाय V। देखो आपका कैपेसिटेंस जो होता है, अगर आपने कैपेसिटर फिक्स कर दिया एक, तो उसका कैपेसिटेंस भी फिक्स हो जाएगा। चार्ज और वोल्टेज फिक्स नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बैटरी लगा रहे हो, कितना वोल्टेज दे रहे हो, और उस वोल्टेज की वजह से चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर। चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है, उसके हिसाब से वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा चार्ज जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। कम चार्ज अभी तक दिया है आपने तो वोल्टेज भी कम ही होगा। लेकिन Q अपॉन V का रेशियो फिक्स हो जाएगा इसके लिए। अगर आपने कैपेसिटर फिक्स कर दिया तो Q बाय V का रेशियो, जिसको आप कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो फिक्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस को हम लोग कई बार कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो वर्ड अगर कैपेसिटी आया तो भी घबराना नहीं है। वो एक्चुअली में कैपेसिटी और कैपेसिटेंस जो है दोनों सेम चीज़ है कि आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो, क्या उसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, और फॉर्मूला क्या है, जो भी चार्ज आपने स्टोर किया रहेगा और जो भी वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हुआ है, चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। समझ गए चीज़। अच्छा, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है फराड। 1 फराड, फराड को हम F लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 फराड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, अपॉन 1 वोल्ट। 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो एक्चुअली में जो फराड होता है वो कूलम पर वोल्ट होता है। कूलम पर वोल्ट इज नथिंग बट फराड। दूसरे यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं, अदर यूनिट्स, तो वो तो चलो ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से हम कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरे यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नैनो फराड यूज़ कर रहा हूँ, क्या माइक्रो फराड यूज़ किया जाता है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁶ फराड। अगर नैनो फराड की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹ फराड। अगर पीको फराड की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 10⁻12 फराड। तो ये सारे बाकी यूनिट्स हो गए उसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बोल दो आप, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेट्स यूज करने का क्या लॉजिक है और क्यों हम 2 प्लेट्स यूज करते हैं कैपेसिटर बनाते समय, वो देखते हैं। क्योंकि देखो अगर आपको चार्जेस ही स्टोर करना है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है चार्जेस के फॉर्म में, तो आप एक कंडक्टर पे भी चार्ज स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका भी आप कैपेसिटर निकाल सकते हो एक सिंगल कंडक्टर का। मान लो हमने एक ही प्लेट लिया, यहाँ पे सिंगल प्लेट लेके आए हम लोग, ये रहा आपका सिंगल प्लेट, और इस सिंगल प्लेट पे हमने क्या किया, चार्जेस स्टोर कर दिया। लेट्स से कि हमने चार्जेस स्टोर कर दिया, और सिंगल प्लेट है तो इसके ऊपर जो होगा आपका पोटेंशियल, उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 के बीच में होता है ना, एक ही है, तो हम मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल क्या है V है, और इस पर हमने जो भी टोटल चार्ज यहाँ पे डाला वो क्या है Q है। तो इसका जो कैपेसिटी होगा, एक कैपेसिटेंस होगा इस केस में, वो क्या हो जाएगा बताओ, C1 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू Q बाय V। ये इसकी कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस है। अब एक काम करते हैं, यही सेम चीज़, जस्ट अ सेकेंड, इसको आप साइड में रखो। अब यही सेम चीज़ मैं फिर से लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ये अरे यार
ये सेम चीज़ मैं उठा के लेके यहाँ पे जाता हूँ। अब इसके साथ कुछ और करते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग को लेके गए, इसको डिलीट करते हैं, वापस से बना लेता हूँ मैं। मान लो ये सेम कैपेसिटेंस का ये प्लेट, मैंने सेम प्लेट वापस यहाँ पे रखा, सेम प्लेट है, इस पर चार्ज क्यू डाला, याद रखना ये चार्ज क्यू है। इस प्लेट का नाम P1 रख देते हैं। ये P1 प्लेट फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इसमें क्या करता हूँ, फिर से पॉजिटिव चार्ज डाल देता हूँ Q। तो इसका जो पोटेंशियल होगा फिर से क्या होगा, V हो जाएगा। अब इसके सामने मैं दूसरा प्लेट लेके आता हूँ। अब ये जो दूसरा प्लेट है ये चार्ज नहीं है, कंडक्टर ही है, प्लेट P2 कंडक्टर है लेकिन चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। तो जब एक चार्ज प्लेट के सामने आप कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हो तो कंडक्टर में होता है इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से क्या होता है, देखो कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस होते हैं, तो फ्री चार्जेस में से जो भी नेगेटिव चार्जेस है वो ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और सारे नेगेटिव चार्जेस प्लेट 2 के इस साइड आ जाएंगे, और उसके जो पॉजिटिव चार्जेस उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड चला जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपस में दोनों सेम होंगे, ये जो दोनों चार्जेस है वो आपस में सेम होंगे। तो यहाँ पे अब होगा क्या, देखो कि ये नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ गया, वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड चला गया, क्योंकि इस प्लस ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, समझे। तो ये ऐसे आपस में आगे पीछे अरेंज हो गए। अब करना क्या है, जो ये तुम्हारा दूसरा, इसका दूसरा चार्ज जो है, इसको मैं वापस से बना लेता हूँ यहाँ पे, अब सही रहेगा बनाना। ये अरे नहीं, ये रहा क्लोन, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, ये केस, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है, जो तुम्हारा दूसरा चार्ज है P2, ये जो दूसरा हम लेके आए थे, इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको जाके ग्राउंड कर दो, इसको ग्राउंड से अटैच कर दो। ग्राउंड से अटैच करने पर क्या होता है ना कि ग्राउंड हमेशा क्या करता है, ग्राउंड से आप जो भी चीज़ अटैच करोगे वो उसका पोटेंशियल जीरो कर देता है, और पोटेंशियल जीरो करने के लिए ग्राउंड को जो भी करना पड़े, पॉजिटिव चार्ज देना पड़े, नेगेटिव चार्ज देना पड़े, वो देना चालू कर देता है। ग्राउंड के पास आपके इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होता है। तो ग्राउंड क्या करता है, इसका पोटेंशियल पीछे वाले साइड का पोटेंशियल जीरो करने के लिए अपने ओर से नेगेटिव चार्ज भेजता है, और सारे नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसका पोटेंशियल बाहर वाले का जीरो कर देता है। तो बाहर वाले सरफेस के सारे चार्जेस खत्म, क्योंकि ग्राउंड ने उसका पोटेंशियल जीरो कर दिया। अब अंदर चार्ज बचा है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव की वजह से मान लेते हैं इसका पोटेंशियल हो गया माइनस V1 मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम पोटेंशियल हो, हम अज्यूम कर लेते हैं कि -V1 उसका पोटेंशियल है। तो अब मुझे बताओ कि इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल -V1, क्योंकि नेगेटिव था इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो अब टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, या फिर अगर आप सपोज करो इसमें, इस केस में जो है नया कैपेसिटेंस जो आ रहा है, न्यू कैपेसिटेंस, अगर मैं नए कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू अब क्या होगा बताओ। अब जो नया कैपेसिटेंस होगा C2, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज Q अपॉन टोटल पोटेंशियल। अब क्या हो जाएगा, V माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि अब तो दो प्लेट्स है। टोटल पोटेंशियल की हम बात करें तो यहाँ पे V है और यहाँ पे -V1 है, तो V माइनस V1 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है। पहले C1 एक ही प्लेट था तो आपका जो पोटेंशियल था वो V था। अब जब दो प्लेट्स ला दिया हमने, एक को ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू हो चुका है वो Q अपॉन V माइनस V1 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर कम हो गया। अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर C2 का डिनोमिनेटर कम है C1 से, तो C2 जो होगा वो C1 से बड़ा होगा। और इस तरीके से हमने क्या किया, अब हम ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर पाएंगे क्योंकि हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया दूसरा प्लेट लाके। तो इसलिए आप एक प्लेट पे भी चार्जेस को स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप दूसरा प्लेट भी सामने से लाके एक साइड को ग्राउंड कर देते हो तो आपका ओवरऑल ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस सिंगल प्लेट से ज़्यादा हो चुका है। C2 इज ग्रेटर देन C1। इसका मतलब आप चार्जेस आप और ज़्यादा स्टोर कर सकते हो उतने ही पोटेंशियल पे। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि हम इसीलिए दो प्लेट का सिस्टम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि दो प्लेट का सिस्टम जो है वो सिंगल प्लेट के सिस्टम से ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर पाएगा और उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, समझे।
और इसीलिए हम 2 प्लेट का सिस्टम हमेशा बनाते हैं। अगर आप दूसरे साइज या दूसरे शेप के भी प्लेट्स लेते हो तो जनरली 2 प्लेट्स लिया जाता है, जिसमें एक प्लेट को ग्राउंड किया जाता है और बाकी 2 प्लेट्स में एक प्लेट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसे रहता है, और ये जो आपका कैपेसिटर ऐसा तैयार होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को ग्राउंड कर दिया, इस सिस्टम को ही हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट टू कॉल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हमेशा आपका 2 प्लेट होगा। देखो, चार्जेस स्टोर करने के लिए एक प्लेट भी काफ़ी है, एक कंडक्टर भी काफ़ी है, लेकिन जब आप 2 प्लेट्स का कैपेसिटर तैयार करते हो तो इसका कैपेसिटेंस सिंगल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम वर्ड कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका 2 कंडक्टर होगा, एक ग्राउंड किया हुआ होगा और एक वैसे ही होगा, और इस सिस्टम को कैपेसिटर नाम दिया जाता है। समझ गए? तो कैपेसिटर का यूज़ करने का फंडा ये है, और 2 प्लेट्स यूज़ करने का, 2 कंडक्टर्स यूज़ करने का भी रीज़न ये है कि हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना होता है ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी आपके प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं यहाँ पे अब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। डेरिवेशन है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे 2 डेरिवेशन होगा, एक तो विथ डाइलेक्ट्रिक और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो कहने का अर्थ ये है, कैपेसिटर में आप 2 प्लेट यूज करो, ये रहा 2 प्लेट, एक प्लेट यहां पे और एक प्लेट यहां पे। ठीक है, और हमको पता है इसको देना है पॉजिटिव चार्ज, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, इसको कर दो ग्राउंड। ठीक है, हमने चार्जेस इधर स्टोर कर दिए। मान लो टोटल चार्जेस जो आपने स्टोर किया है वो Q है, तो यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा, यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग D लेके चलते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और D दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इसके बीच में। देखो, इन प्लस माइनस चार्जेस की वजह से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस का चार्ज सेम है, जिसकी वजह से बाहर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे आ जाते हैं कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ इस वाले हिस्से में, इस वाले रीजन में, इसको 3 रीजन में बांट देता हूँ मैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। ठीक है, तो बात करते हैं रीजन 1 की। इन रीजन 1 एंड 3, रीजन 1 और 3 की बात कर लेते हैं। अब रीजन 1 और 3 में देखो क्या है, दोनों ही केस में आपका अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो देखो, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के करीब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो हमेशा, तो उसका वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई भी कंडक्टर हो, अगर आप उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ पे देखो, आप ये कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर। अब यहाँ पे 2 चार्ज कंडक्टर है, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव की वजह से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू सेम रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दूर चला जाएगा। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके
पास जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब इन रीजन 2 यानी कि बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं भरा, कोई डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं, बल्कि पूरा एयर है, इसके अंदर जो है वो एयर भरा हुआ है। एयर या वैक्यूम दोनों के एक ही मान सकते हो तुम, एयर बोल लो या वैक्यूम बोल लो। ये पूरा खाली है आपका, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है ना, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके करीब जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया भाई, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किया है बच्चों, सॉरी, सिंगल चार्ज की वजह से, नहीं गड़बड़ हो गया, सिंगल प्लेन शीट की वजह से। ये एक्चुअली में इसको कंडक्टर नहीं, हम सिंगल प्लेन शीट बोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ, एक्चुअली में टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मैंने गड़बड़ कर दिया। सिंगल प्लेन शीट आप मान के चलो, 2 सिंगल प्लेन शीट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक सिंगल प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस सिंगल प्लेन शीट नेगेटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उसके पास जाएगा, पॉजिटिव से दूर जाता है। ये गड़बड़ कर दिया मैंने, गलत फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला में 2 आ जाएगा, एक 2 रहेगा, यह ध्यान रखना। तो ये 0 हो जाएगा, वैसे भी 0 आ रहा है, रिजल्ट सेम आएगा। अब बीच में देखेंगे तो इस पॉजिटिव के वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उससे दूर भागेगा और नेगेटिव के पास जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट्स के बीच का, और ये हो गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली में आप देखो प्लेट के नज़दीक आप निकाले हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है ना, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाकी अगर मान लो आप सिंगल निकाल रहे हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, मतलब एक ही प्लेट की एक ही चार्ज की शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और बीच में टोटल आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है। बाकी रीजन 3 में और रीजन 1 में आप देख रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जा रहा है। तो हमें बाकी बाहर से अब लेना देना नहीं है। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, चलो अब हम लोग को पता है कि E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। मैंने आपको लिखा के दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है कैपेसिटर का, नहीं अगर लिखा के दिया, नहीं याद है आपको, नहीं इसमें शायद नहीं लिखा रहेगा, याद करो। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स एक फॉर्मूला था, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको उन्होंने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट में इसको साइड में लिखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डी जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, और डी एक्स क्या है, डी एक्स उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जिन 2 पॉइंट के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस लेके रखा हुआ है, तो डिस्टेंस है ना। तो अगर सपोज करो ये कैपेसिटर की बात हम यहाँ पे करें और ये नेगेटिव साइन हम साइड में रख दें, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, तो ई का वैल्यू क्या आएगा बताओ इस केस में, डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, प्लेट्स के डी है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई टी हो जाएगा। समझ गए। ई का वैल्यू यहाँ से ले लो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। ई का वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाय डी, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। तो यहाँ से क्यू बाई वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और हमें पता है क्यू बाई वी क्या होता है, कैपेसिटेंस सी होता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये भाई आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो मान लो आपका जो दोनों प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट्स है, उसका ये भाई पूरा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर पाओगे और उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा।
कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और दूसरा उन दोनों के बीच का प्लेट्स, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। गैप, अगर कैपेसिटेंस आपको बढ़ा के रखना है, ज़्यादा करना है, तो गैप होना चाहिए कम, और एरिया जो आपके प्लेट का वो होना चाहिए ज़्यादा, तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हमने दो प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं डाला था। दो प्लेट के बीच में एयर था, या वैक्यूम बोल सकते हो, एयर या फिर वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, और दोनों के बीच में इसका जो कैपेसिटर, इसका इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, तो इसका जो कैपेसिटेंस हमारे पास आया वो क्या है बताओ? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, सी नॉट लिख देते हैं। ठीक है, सी नॉट कैपेसिटेंस तब होता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब उसके बीच में एयर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको आप एयर कैपेसिटेंस बोल सकते हो। एयर वाला कैपेसिटर जब बीच में एयर भरा है, कोई दूसरा मीडियम नहीं भरा, एयर भरा या फिर वैक्यूम भरा, ऐसा बोल दो, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। इसी को मैंने सी नॉट लिख दिया यहाँ पे, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एयर भरा है तो उसको मैं सी नॉट बोलूँगा। समझ में आई बात? अब हम आगे बात करेंगे कि अगर उन दो प्लेट्स के बीच में आप कोई दूसरा मीडियम भर देते हो, कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हो, तो विथ डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा डेरिवेशन आपका आ जाएगा, विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको हम के ले लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू के। राइट, फिर से कैपेसिटर बनाएंगे हम लोग, तो ये रहा आपका कैपेसिटर। एक सेकेंड, ये रहा आपका एक प्लेट, इस प्लेट में आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, फिर ये रहा आपका दूसरा प्लेट, अब दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, अब बीच में चुपचाप जाके भर देना इसके डाइलेक्ट्रिक। अब जब डाइलेक्ट्रिक भरोगे इसके बीच में, तो ज़रूरी नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक से पूरा ही भर दें, हम उसको थोड़ा सा भरते हैं हम लोग, कुछ हिस्सा इसका डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं, कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ हिस्सा इसका डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे। ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक, एक छोटा सा स्लैब इसके अंदर ठूस देंगे, और इस स्लैब का जो थिकनेस होगा वो टी होगा। इसका जो थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वो टी होगा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है बताओ? एयर है। बाकी जो बच गया है वो क्या है? वो तो एयर है ना, यहाँ पे एयर है, और एयर का याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो पूरा डाइलेक्ट्रिक है मीडियम, ये टी डिस्टेंस में भरा हुआ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का वो डी है। अगर टी डिस्टेंस में आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, टोटल डिस्टेंस डी है, तो एयर कितने डिस्टेंस में भरा हुआ है बताओ? अगर इस पूरे डी में से टी माइनस कर दोगे तो इस डी माइनस टी डिस्टेंस में आपका एयर भरा हुआ है। समझ गए? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से होता क्या है बताओ? डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से अब इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली चीज़ तो ये कंफर्म है, इनके बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो एयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हम लोग ई नॉट मान लेते हैं। ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो हमें पता है पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है? पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है। तो हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड को ईडी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ईडी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। और ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक या फिर इन एयर, इन एयर।
बाकी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई नॉट है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपको पता ही है कि जब डाइलेक्ट्रिक की बात होती है तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो पोलराइज हो जाता है, उसका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से अंदर ही अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो क्या करता है आपके ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देता है, और जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका वो एडी आया है। बस इतना कहने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा वो बताओ। हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही निकाला था। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो पहले एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। एयर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ई नॉट जो है वो क्या होगा बताओ। ई नॉट का वैल्यू अगर आप देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखा था हम लोगों ने, क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या हो जाएगा बताओ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्जेस हमने दिया है। एक बात का और ध्यान रखना कि हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं डाला इसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो आपस में ही टोटल मिला के जीरो ही होता है। कुछ पॉजिटिव यहाँ आ जाता है तो एग्जैक्टली पॉजिटिव अगर यहाँ पे आ जाता है तो एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आता है, मिला जुला के टोटल चार्ज जीरो ही होता है। डाइलेक्ट्रिक डालने पे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता है पूरे सिस्टम में। चार्जेस जो तुमने इस प्लेट में डाल रखा है ना क्यू, बस उतना ही चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज की वजह से आ गया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ है वो कितना रिड्यूस होगा बताओ। हमें पता है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ये मैंने आपको लिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस के टाइम्स। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, उतने टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस के टाइम्स, के टाइम्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईडी है उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है उससे के टाइम्स कम होगा। अब टेक्स्ट बुक में पता नहीं यहाँ वहाँ करके क्या देके रखा हुआ है, लेकिन यही मेन चीज़ और यही फॉर्मूला आपको ऐसे ही करना है। ई नॉट का वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ए डी भी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये के आ जाएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं इसको, इक्वेशन 2 लिख देते हैं, और फ्रॉम 1 से हमने क्या किया, ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम लोग को डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। डाइलेक्ट्रिक के बाहर एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास था ही। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल की। देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू V बाई डी होता है। सो देयरफॉर मुझे एक बात बताओ, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल V की बात करूँ ना, तो यहाँ पे टोटल V क्या होगा बताओ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लेता हूँ तो डिस्टेंस फिर उसका लेना पड़ेगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने ई नॉट लिया तो ई नॉट मतलब एयर की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में फैला है बताओ। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में फैला हुआ है, और एयर का टोटल डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, क्योंकि टोटल डी में फैला हुआ था लेकिन टी तो चला गया इसके पास, डाइलेक्ट्रिक के पास। तो जो ई नॉट वाला जगह बचा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, डी में से टी माइनस कर दो, इतने जगह पे आपका ई नॉट यानी कि एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। तो हम V इज इक्वल टू ई इंटू डी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एयर का डिस्टेंस डी माइनस टी है तो यहाँ पे डी माइनस टी लिखेंगे। ये हो गया एयर का, और प्लस अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक का लिखेंगे। डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी है, और वो कितने डिस्टेंस में फैला हुआ है बताओ, वो टी डिस्टेंस में फैला हुआ है, तो ई डी इंटू टी डाल देंगे। ओके, सो नाउ V इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 से, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, प्लस ई डी का वैल्यू इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो बताओ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ बचेगा टी अपॉन के। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमें Q बाई वी चाहिए, Q बाई वी चाहिए, तो कैसे आएगा, V को यहाँ ले आ और A अपॉन एप्सिलॉन नॉट को वहाँ भेज दो, तो A अपॉन एप्सिलॉन को वहाँ भेज दिया, V यहाँ ले आ। अब इस पूरे पार्ट को नीचे उतार दोगे
तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब क्यू बाई वी क्या होता है बताओ? क्यू बाई वी आपका कैपेसिटेंस होता है, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसके अंदर डाल दिया है तो। टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो ये आ जाएगा, समझे? इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा, इस पैटर्न से हम और जनरल रिजल्ट पे जा सकते हैं। क्या देखो, टी क्या बताओ? टी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, और के क्या है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या है? डी माइनस टी। डी माइनस टी क्या है? डी माइनस टी है एयर का डिस्टेंस, और नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, 1 एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मतलब आपको डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस लेना है और उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, प्लस फिर से डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस लेना है, थिकनेस लेना है, और उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। इस तरह से आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो अगर मान लो एक इन जनरल केस लेके चलो, मैं यहाँ पे इन जनरल, तो स्पेशल केसेस लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पेशल केसेस। तो इसमें पहला केस देखो क्या है कि अगर मान लो आपका कैपेसिटर कुछ ऐसा है, ये रहा आपका कैपेसिटर, इसके बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर के रखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ तक कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यहाँ तक कुछ, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K1 है, यहाँ तक कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और यहाँ पे कुछ और ही भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। और अगर थिकनेस की बात करो तो इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T3 है। तो आप अब ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये एक सिंगल कैपेसिटर तो है, ये एक सिंगल कैपेसिटर है 3 के कॉम्बिनेशन में, मतलब जो सिंगल कैपेसिटर है वो 3 के कॉम्बिनेशन में है, और ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में होंगे। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, ऐसे 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 सीरीज में है, T1 T2 T3 के कॉम्बिनेशन में। अब आपको टोटल कैपेसिटेंस लिखोगे कैसे? टोटल कैपेसिटेंस इसका क्या आएगा बताओ? ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, बताओ क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस डी बाई टी डी माइनस टी। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था? डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऐड होता जाएगा। इसमें क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, नहीं सॉरी, थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका कांस्टेंट T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस तरह का अगर सपोज करो आपका एक पर्टिकुलर थिकनेस के साथ अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा है, तो आपका टोटल कैपेसिटेंस जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ऐसे चलता जाएगा। एक केस और देख लेते हैं यहाँ पे, अगला केस। अगर मान लो पूरे डाइलेक्ट्रिक में आपने सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपने भर दिया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही डाइलेक्ट्रिक आपने, बीच में कुछ जगह ही नहीं छोड़ा, पूरा के डाइलेक्ट्रिक से इसको पूरा भर दिया ऐसे। पहले एयर था, एयर को हटा के पूरा ही भर दिया आपने के साथ, तब क्या होगा बताओ? तब ऐसे केस में क्या आएगा बताओ? इसी फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो इसका सी का वैल्यू क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो भी आपका थिकनेस है, थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो थिकनेस पूरा ही डी ले लिया इसने, और डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया आ जाएगा, प्लस और कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें भरा ही नहीं है, ना ही एयर बचा हुआ है, कुछ नहीं है, तो ये के ऊपर चला जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? के एप्सिलॉन ए अपना के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ पे देखेंगे हमको पता है कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी जो है वो आपका एयर वाला कैपेसिटेंस था, एयर वाला कैपेसिटेंस था। तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू सी नॉट। तो जब एयर था, एयर को रिप्लेस कर दोगे अगर आप डाइलेक्ट्रिक से, पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दोगे उसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स। आपका कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने एयर रखा था तो उसके केस में ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, हमने देखा था, जिसको हमने सी नॉट लिखा था,
और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया एयर को हटा के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी रहेगा उतना टाइम्स आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द केस अगर आपने पूरा का पूरा ही भर दिया उसको डाइलेक्ट्रिक से। थर्ड एक केस और देके रखा है, थर्ड और फोर्थ, वो भी देख लो कि अगर मान लो हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर्स है, मैं पैरेलल सीरीज की बात करूंगा, अभी मैंने किया नहीं है। कैपेसिटर्स अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है पैरेलल कैपेसिटेंस का, आई थिंक शायद आपके टेक्स्ट बुक में पहले देके रखा है, उसके बाद ये सब दिया हुआ है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, हम इसके बाद भी पढ़ सकते हैं। तो अगर मान लो आपको पैरेलल में कैपेसिटर्स लगा के रखा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा पूरा पैरेलल में कैपेसिटर्स लगा के रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो सबका कैपेसिटेंस जो कुछ भी रहेगा, सबका एरिया अलग अलग है। मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, एरिया A3 है, इसका एरिया प्लेट्स का अलग अलग है, पर सबके बीच का डिस्टेंस D फिक्स है, ऐसा दिया हुआ है आपको कंडीशन, इसलिए बोल रहा हूं मैं। और आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी सबका अलग अलग है, भर दिया पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार कंफर्म करने दो आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट जो बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से करा रहा हूँ मैं। वैसे तो अलग अलग केसेस आ सकते हैं। हाँ, डाइलेक्ट्रिक इन्होंने मेरे हिसाब से सेम रखा है, एयर का ही रखा हुआ है, एयर रखा हुआ है, सब में एयर भरा हुआ है। मान लो इसके अंदर आपने एयर भर दिया हो, तो एयर कैपेसिटर्स है, अगर मान लो एयर कैपेसिटर्स हो सारे, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे, टोटल कैपेसिटर क्या होगा बताओ। सी पैरेलल में जब भी कैपेसिटर्स होता है तो हम सारे कैपेसिटर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, सारे के सारे कैपेसिटेंसेस जो हैं वो सीधे ऐड हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में रखे हैं तो आप सबके कैपेसिटेंस को सीधा ऐड कर दो। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ, A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, और प्लस दूसरे का क्या होगा बताओ, A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डॉट 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 चलता रहेगा ऐसा, A3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड सो ऑन, प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट बाई डी को कॉमन ले सकते हो। अगर आपने एप्सिलॉन नॉट बाई डी को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आ गया कैपेसिटर, ठीक है। सेकेंड केस देखेंगे, अगर मान लो फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, अगर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से भर दिया K1 K2 K3 K4, तो ऐसे केस में आपका C का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई डी फिर से कॉमन ले लो, और K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते रहो, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अगर आपने सेम डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, फील्ड विथ सेम डाइलेक्ट्रिक और उसका कांस्टेंट K है, तो क्या हो जाएगा फिर, C का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी K A1 प्लस KA2 प्लस डॉट 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 डॉट, के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट बाई डी A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ऐसे अलग अलग केसेस आपने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया। तो फील्ड आएगा यहाँ पे, तो ये क्या केस था, फील्ड विथ सेम डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स था, और यहाँ पे एयर कैपेसिटर्स था। पैरेलल में एयर कैपेसिटर्स लगाओगे, बस क्या करना है, सारे कैपेसिटेंसेस को ऐड करते चले जाना है अलग अलग केसेस में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देके रखा हुआ है तो बस हो गया। इसमें लास्ट केस और है, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे। तो लास्ट केस क्या है यहाँ पे देखो, कि अगर सपोज करो आपका कैपेसिटर है और इसमें एक कंडक्टर भर दिया, पूरा कंडक्टर भर दिया यहां से लेकर यहां तक, कंडक्टिंग
स्लैब भर दिया। अब कंडक्टर भर दिया तो कंडक्टर का आपको पता है के का वैल्यू क्या होता है, बताया था आपको, के का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो के का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो आप बताओ कि पूरा अगर नहीं, एक सेकंड, पूरा नहीं भरा है, पूरा नहीं भरा है, पूरा भी भर सकते हैं हम लोग, पर पूरा यहाँ पे नहीं भरा। पूरा भर दोगे तो फिर वो कंडक्टर ही बन जाएगा ना एक, और कंडक्टर बन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो पूरा नहीं भरा है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग ने पूरा एक स्लैब जो भरा है इस बार, एक कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है, और वो टी थिकनेस में भरा हुआ है, समझे। तो ऐसे केस में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, टी थिकनेस में डालोगे तो सी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी बाई के प्लस डी माइनस टी, यही था ना, याद करो। अगर एक स्लैब छोटा सा पार्ट भरा हुआ था, टी थिकनेस में अगर हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ था, तो फॉर्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बाई के प्लस डी बाई टी, पहला फॉर्मूला। लेकिन अब क्योंकि आपने कंडक्टिंग स्लैब भर दिया, तो कंडक्टर का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो ऐसे केस में सी क्या हो जाएगा बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी अपॉन इन्फिनिटी प्लस डी माइनस टी। तो आपका टी अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा। टी अपॉन इन्फिनिटी अगर ज़ीरो हुआ तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। अब ऊपर नीचे काम करो, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो डी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इंटू डी, ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी माइनस टी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। फॉर्मूला आपका यहीं पे बन गया, लेकिन थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी जो होता है वो एयर कैपेसिटर होता है। जब एयर था तब ये वैल्यू था सी नॉट। तो इसका मतलब आपका जो कैपेसिटेंस है, अगर स्लैब डालोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, और कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय कितने से इंक्रीज हो रहा है, डी अपॉन डी माइनस टी से इंक्रीज हो जा रहा है आपका कैपेसिटेंस। अगर आप एक टी थिकनेस का कंडक्टर इसके अंदर डाल देते हो, कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हो, तो इतना टाइम्स आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स। समझ गए। तो ये सारा केस था आपके कैपेसिटेंस का। विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने दोनों कैपेसिटेंस देख लिया, ठीक है। अब आप लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं कैपेसिटर का। ओके, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट्स मूव ऑन। तो पहले तो हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लाएगा वो। तो सीरीज में क्या करना है, जैसे एक प्लेट को दूसरे प्लेट में कंटिन्यूसली कनेक्ट करते चले जाना है ऐसे, तो हम बोलते हैं कि आपका कैपेसिटर सीरीज में है। मैंने 3 में लगा के रखा है, आप कितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगा सकते हो। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। इसको आप लगा दोगे किसी बैटरी से, बैटरी से लगाने के बाद अब इस वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ले आएगा, माइनस क्यू। अब मान लो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है वो V कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज है वो तीनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसके बीच में ये कनेक्टेड है, वो V1 हो जाएगा, और ये V2 के बीच में लगा हुआ है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो V3 आ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो V होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का एडिशन हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ क्लियर है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा, चाहे कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ भी हो। अगर सीरीज में लगाया हुआ है तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, चार्ज Q ऑन ईच कैपेसिटर। यही खासियत है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का।
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल या फिर सेम। ठीक है, अब जो टोटल कैपेसिटेंस है इनका, जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग यहाँ पे CS लिख देते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो टोटल मान लो ओवरऑल मिला के जो कैपेसिटेंस इसका पूरा बनेगा वो बनेगा मान लो CS, इनका मिला जुला के। उस पर चार्ज Q होगा क्योंकि सब पे चार्ज Q था तो टोटल चार्ज Q ही रहने वाला है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो V प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है क्या है, C इज इक्वल टू, तो टोटल अगर कैपेसिटेंस CS है तो CS इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। ये एक फॉर्मूला बनेगा, CS इज इक्वल टू Q बाय V। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से V का फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू Q बाय CS आ जाएगा, Q बाय CS। देखो C इज इक्वल टू Q बाय V है, V इज इक्वल टू Q बाय C हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा V1 क्या होगा बताओ, Q बाय C1, Q सबका सेम है, प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। समझे? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर Q कॉमन ले लेते हो आप तो Q बाय CS इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/C1 1/C2 1/C3, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q कैंसल तो 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और टोटल कैपेसिटेंस इस तरीके से दिया जाता है, रेसिप्रोकल ऐड होता है। ये हमने जब रेजिस्टेंस का किया था, लास्ट ईयर किया होगा आपने, रेजिस्टेंस के केस में इसका उल्टा आता है। सीरीज में जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस का होता है तब ऐसा रिजल्ट आता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में ये रिजल्ट आपके सीरीज में आता है, उल्टा होता है थोड़ा सा। समझे? तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। रेसिप्रोकल ऐड होने का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। मतलब अगर आप ये सीरीज में कैपेसिटर लगाते हो तो टोटल मिला के जो कैपेसिटेंस होगा वो कैपेसिटेंस कम हो जाता है क्योंकि रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस या आप लिख सकते हो टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो आपका नया कैपेसिटेंस मिला है आपको, ओवरऑल कैपेसिटेंस CS, ये सबसे छोटा होगा, याद रखना। C1 C2 जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स है सबसे छोटा होगा। तो C1 इज लेस देन ईच, CS इज लेस देन ईच C1 C2 एंड C3, C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 ये जो कैपेसिटेंस थे अपने अपने इसके, अगर आपने पैरेलल में लगा दिया, सॉरी सीरीज में लगा दिया उसको, तो टोटल कैपेसिटेंस एकदम कम हो जाएगा। जो टोटल कैपेसिटेंस आपको CS मिल रहा है वो इन सब से कम होगा, C1 से भी छोटा, C2 से भी छोटा, C3 से भी छोटा। और अगर आप और कैपेसिटर्स लगा देते हो इन जनरल, अगर आप और सीरीज में कैपेसिटर्स लगाते हो तो 1/CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस चलता जाएगा जितना आपने कैपेसिटर लगाया। मान लो आपने n कैपेसिटर्स लगाया तो 1/CN हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो अगर सेम दो पॉइंट के बीच में सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस इसका C1, इसका C2, इसका C3। तो देखो सेम दो पॉइंट के बीच में सारे के सारे कनेक्टेड है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो सबका एक एंड A से कनेक्टेड है और सबका दूसरा एंड B से कनेक्टेड है। सेम दो पॉइंट के बीच में अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और फिर यहाँ पे बैटरी, और बैटरी भी तुमने सेम दो पॉइंट के बीच में लगा के रखा हुआ है। तो अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर। उसमें चार्ज सेम था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ईच कैपेसिटर।
अब इसका ओवरऑल टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं यहाँ पे Cp है, मतलब टोटल मिला के पैरेलल कैपेसिटर्स का टोटल मिला के Cp है, और बैटरी V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, और टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है। पैरेलल में सब पे चार्ज अलग अलग होगा। मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और टोटल चार्ज जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो Q है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो हम लोग को पता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cp इंटू V हो जाएगा, Cp इंटू V। चार्ज इज कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो अब Q का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Cp इंटू V लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Q1 क्या होगा बताओ? इसका कैपेसिटर C1 है और इसका वोल्टेज V है, सबका वोल्टेज तो सेम है ना, V इज सेम फॉर ऑल। इसका क्या हो जाएगा? C2 इंटू V, इसका क्या हो जाएगा? C3 इंटू V। तो CpV इज इक्वल टू, V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका टोटल कैपेसिटेंस जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाओगे, मैं बता चुका था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, समझे? तो आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हो तो टोटल कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि कैपेसिटर सारे ऐड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में ना तो सीधा ऐड कर देना, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर मान लो 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स रहे तो इन जनरल आपका C इज इक्वल टू Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मान लो n कैपेसिटर्स रहा, और अगर पैरेलल में है तो सारे कैपेसिटर्स को ऐड कर देना है, टोटल कैपेसिटर आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सब आप ऐड हो रहा है इस केस में, समझ गए? तो सीरीज में कैपेसिटर्स डिक्रीज होता है, पैरेलल में कैपेसिटर्स आपका इंक्रीज हो जाता है। पैरेलल में सीधा ऐड करते हैं, सीरीज में आपका रेसिप्रोकल इस तरीके से ऐड होता है, समझ गए? तो दिस वाज कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर्स का पार्ट भी यहाँ पे बच्चों होता है खत्म। दो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे रह गई है, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट, नहीं कैपेसिटर्स में खत्म नहीं हुआ है, सॉरी, एक चीज़ याद आ गया मुझे, वो भी करना है, चलो वो कर ही लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला एक केस है, वो रह गया है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट का एक छोटा सा पार्ट है, और वेन डी ग्राफ जनरेटर है, वो छोटा सा पार्ट है। तो ऑलमोस्ट आपका पार्ट खत्म ही हो गया है। तो यहाँ पे देखो एक डेरिवेशन है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा मेन काम था, इस मेन काम तो हम लोगों ने किया ही नहीं। मेन काम हमारा क्या था? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करना था। तो ये तो पता करते हैं कि जब आपने चार्जेस स्टोर कर दिया है तो उसके वजह से कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग U से। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होता है। मान लो आपका यहाँ पे है एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे आप चार्जेस कैसे स्टोर करते हो? बैटरी लगा के। आपने बैटरी लगाया, बैटरी से चार्जेस जाने लगा, और फिलहाल स्टार्टिंग में मान लो थोड़ा सा ही चार्ज गया है, मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज गया है, उतना ही माइनस Q भी होगा। इस Q अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो गया इनके बीच में। जितना ज़्यादा चार्ज डालोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मान लेते हैं छोटा सा चार्ज डाला हमने Q, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, इसको चार्ज डाल दिया, छोटा सा यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ V। इसका कैपेसिटेंस C है, और C हमेशा फिक्स ही रहता है। तो C का फॉर्मूला इस छोटे से चार्ज और वोल्टेज के लिए क्या होगा बताओ? C इज इक्वल टू Q बाय V, Q बाय V। तो मुझे बताओ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाय C होगा, Q बाय C। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हुआ है। ओके, अब सुनो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा चार्ज और डालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज, मान लो dq अमाउंट ऑफ चार्ज और डालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब जब ये dq अमाउंट ऑफ चार्ज और डालने जाओगे,
तो जो पहले से पड़ा हुआ चार्ज Q है वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो हम इस रिपल्शन के अगेंस्ट ये बैटरी क्या करेगा, इस DQ चार्ज को ज़बरदस्ती इसके पास ठूसेगा। ज़बरदस्ती ठूस रहा है, इसका मतलब इस रिपल्शन के अगेंस्ट बैटरी वर्क डन कर रहा है। ये जो DQ चार्ज इसमें ठूसना है हमें, तो सामने तो रिपल्शन होगा, तो उसे ठूसने के लिए बैटरी क्या करता है, ज़बरदस्ती इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करके उस DQ चार्ज को जाके स्टोर कर देता है। समझे? तो वो जो वर्क डन है वो कितना होगा, वही हम पता करते हैं। वर्क डन टू स्टोर DQ चार्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, dW इज इक्वल टू, तो यहां पे Q चार्ज एट एन इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, तो मान के चलते किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पे Q चार्ज था। अब हम एडिशनल DQ चार्ज और अगर स्टोर करना है हमें, तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा। अब वर्क डन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थोड़ा सा आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अभी 12th वाला ही कॉन्सेप्ट है, 11th नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बताया था कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम यहाँ पे सीधा V दिख रहे हैं, स्मॉल v लिख दे रहे हैं, स्मॉल v हो जाएगा। वर्क डन को मैं यहाँ पे DW लिख रहा हूँ, DW इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, क्योंकि हम बहुत छोटा सा चार्ज यहाँ पे स्टोर करने जा रहे हैं। और किस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस स्टोर करने जा रहे हैं, ये V के अक्रॉस। और चार्ज क्या हम स्टोर कर रहे हैं, DQ स्टोर कर रहे हैं, तो चार्ज की जगह पे DQ डाल दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब बताओ DW का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। DW क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, ये थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली ये लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया आया कहाँ से, आप अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो DW क्या है, V इंटू DQ, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। देखो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो मान लो इतना चार्ज स्टोर करके इतना वर्क डन कर दिया। यही जो वर्क डन बैटरी ने किया है, मतलब बैटरी ने अपना एनर्जी खर्च किया है, तो वो एनर्जी जाके स्टोर हो जाता है किसके अंदर, इसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल रहे हैं। पर फिलहाल ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इतना जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो सिर्फ DQ चार्ज स्टोर करने के लिए। मान लो हमने टोटल चार्ज जो इसके ऊपर स्टोर किया है वो कैपिटल Q किया है, तो कैपिटल Q चार्ज स्टोर मतलब टोटल पूरा चार्ज स्टोर करके कितना एनर्जी मिलेगा, उसका इक्वेशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस DW को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन टू स्टोर चार्ज Q, टोटल पूरा चार्ज Q स्टोर करने के लिए जो वर्क डन आएगा उसे हम W ले लेते हैं, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपका चार्ज 0 था पहले स्टार्टिंग में, कुछ नहीं था, फिर लास्ट में फाइनल चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, तो आप उसको 0 से लेकर कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो पूरा Q चार्ज स्टोर करने का जो आपका वर्क डन है बैटरी द्वारा, वो आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 टू Q, DW का वैल्यू यहाँ ऊपर से ले लो, V इंटू DQ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q। V का वैल्यू कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, Q बाई C DQ। समझे? सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई C कॉन्स्टेंट है, C कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q DQ, 0 से Q DQ। अब ये इंटीग्रेशन है, x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो Q DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर Q तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पहले Q के जगह पे कैपिटल Q डाल दो अपर लिमिट, फिर माइनस लिखो, फिर Q के जगह पे 0 आ जाएगा, ये तो हट गया, तो ये आ गया आपका Q स्क्वायर बाय 2C वर्क डन। समझे? इतना वर्क डन बैटरी करता है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन is stored as potential energy in capacitor called
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी Q, यही वर्क डन कैपेसिटर में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यही आपका वर्क डन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, सॉरी Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला Q और C के टर्म्स में है, Q और C के टर्म्स में। हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V डाल दोगे इसके अंदर, तो U का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 Q बाई V, V ऊपर चला जाएगा, एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हाफ इंटू Q इंटू V हो जाएगा। अब C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा, तो C भी डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों अलग अलग फॉर्म में, ये Q और C के टर्म्स में, ये Q और V के टर्म्स में, ये C और V के टर्म्स में, समझे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर हुआ है इसके अंदर, अगर मान लो चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो टोटल इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, समझ गए। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। कैपेसिटेंस वाला पार्ट खत्म हो चुका है। जो एक डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आपका केस है वो कैपेसिटर से ही रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन फाइनली आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैंने आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पढ़ा, और टेक्स्ट बुक में उन्होंने बाउंड चार्जेस के मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ऐसा कुछ बताया, और मेरे हिसाब से वो पूरा गलत ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ही अलग है, और बुक में भी आपके गलत ही लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि गलत चीज़ मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा आपको, अगर वो पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना, लेकिन मुझे तो पूरा ही अजीब ही लगा वो क्या लिखा हुआ है, वो ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पूरा ही अलग है, और ये नॉर्मल करंट की तरह नहीं होता है जिसकी हम बात करते हैं, जहाँ पे आपका चार्जेस मूव होता है तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। चार्जेस मूव होने की वजह से जो करंट फ्लो होता है, चाहे कहीं भी हो, उसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। जो नॉर्मल करंट की हम बात करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, कहीं भी अगर चार्ज मूव करने की वजह से करंट आता है तो उसे हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। डिस्प्लेसमेंट करंट आता है आपके, या ये प्रोड्यूस ही होता है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्पेस में कहीं भी हो सकता है। उन्होंने लास्ट लाइन में एक सही चीज़ ज़रूर लिखी है कि स्पेस में कहीं भी हो सकता है, वो आपके चार्जेस हो या ना हो, लेकिन शुरुआत का उसका एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत गड़बड़ है। तो मैं आपको जो सही चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप डिसाइड करो कि क्या करना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई रेफ़र करे तो आपका टेक्स्ट बुक ही रेफ़र करे चेक करने के लिए, और आई एम नॉट श्योर कि ये टॉपिक एक्चुअल में उतना इम्पोर्टेंट तरीके से उन्होंने लिखा नहीं है, तो शायद वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, तो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन अब जो सही बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम कैपेसिटर को देखते हैं, मान लो ये आपका कैपेसिटर है, अब इस कैपेसिटर में लेट्स से कि आपने कुछ नहीं भर रखा है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया। अब आपको पता है कि जैसे आप बैटरी लगाओगे तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्जेस मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बैटरी इस कैपेसिटर को पॉजिटिवली चार्ज करेगा, और इस कैपेसिटर को सॉरी इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेगा, और इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करेगा। जब तक चार्जिंग हो रहा है तब तक आपका पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रहा है, नेगेटिव यहाँ से फ्लो हो रहा है, और सर्किट में आपका करंट इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, जहाँ नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं। तो इस पूरे सर्किट में कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ भाग रहा है, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भागता है तो करंट फ्लो होता है। तो चार्जेस भाग रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपका चार्जेस भाग ही रहा है, तो इस करंट को हम लोग बोल देते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे कंडक्शन करंट तो है, पर हमें भी पता है कि जब सर्किट क्लोज होता है करंट फ्लो होता है, चार्जेस भागता है, पर अगर सर्किट को आप ब्रेक कर देते हो तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। यहाँ पे देखो बीच में कुछ नहीं है, अगर बीच में कुछ नहीं है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, और ये पॉसिबल ही नहीं है।
एक्चुअली में इसका कन्फर्मेशन हम लोग एम्पियर्स लॉ से लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं एम्पियर लॉ में नहीं जा रहा हूँ। एम्पियर्स लॉ के थ्रू ही इसको समझाया जाता है, पर ठीक है अभी उसको साइड में छोड़ो, नहीं तो फिर मुझे वो सारा आपको टॉपिक याद दिलाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसमें कुछ मेंशन भी नहीं किया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है और बीच में फ्लो ही नहीं हो रहा है। करंट जो है आपका हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होता है, बीच में ब्रेक हुआ तो करंट सीधा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है। पर यहाँ से यहाँ जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो करंट फ्लो हो कैसे रहा है? तो हमने ये देखा कि देखो इस स्पेस के बीच में क्या है, इस स्पेस के बीच में कुछ है तो नहीं। यहाँ पे मान लो वैक्यूम है, पूरा पूरा वैक्यूम है, हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि एयर नहीं, पूरा वैक्यूम है, तब कैसे करंट फ्लो हो रहा है? तो हमने ये एनालाइज किया कि देखो इसके बीच में एक्चुअली में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बताओ बच्चों? E इज इक्वल टू E0/K होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मान लेते पहले एयर है, एयर की बात कर लेते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि कैपेसिटर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा चार्ज अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे चार्ज बढ़ते चले जा रहा है, बैटरी चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करते जा रहा है, तो चार्ज बढ़ता जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव लेते हो, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज d/dt, तो क्या होगा बताओ? टाइम के हिसाब से हम देखें कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फास्ट चेंज हो रहा है, d/dt निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? देखो a और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। टाइम के साथ आपका चार्ज चेंज हो रहा है तो आपका dq/dt आ जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे कि dq/dt जो है वो आपका a एप्सिलॉन नॉट d/dt हो जाएगा। नाउ dq/dt इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, तो इसका डायमेंशन करंट के जैसा है, तो इसको आप करंट लिख सकते हो, करंट, एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट d/dt। अब देखो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर d/dt से चेंज हो रहा है तो हम यहाँ मान लेते हैं इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक इतना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि dq/dt जो है उसका डायमेंशंस करंट से मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि करंट का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया a एप्सिलॉन नॉट d/dt। तो जितना फास्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू आपको इसका मिल जाएगा a एप्सिलॉन नॉट d/dt का। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू करंट के बराबर है। तो हम बोल देते हैं कि ये वाला जो हमको वैल्यू मिला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो करंट हमें मिला है यहाँ पे दैट इज व्हाट यू कॉल डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपका क्या आ गया? a एप्सिलॉन नॉट d/dt। अगर आपका कैपेसिटर के बीच में एयर भरा हुआ है तो मैं एयर कैपेसिटर बोल देता हूँ, एयर कैपेसिटर, समझे? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है इट इज ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जाएगा तब तक हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। हालांकि ऐसा कोई करंट है या नहीं है हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट में ब्रेक होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में कुछ है ही नहीं, और करंट यहाँ से यहाँ तो जा रहा है जो कि कंडक्शन करंट है, चार्ज भाग रहा है, यहाँ से यहाँ तक भागते हुए करंट दिखाई दे रहा है, बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर बीच में कोई दूसरा टाइप का करंट होगा, उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना ही कंडक्शन करंट है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमने मैथमेटिकली देखा कि भाई ये जो फॉर्मूला है a एप्सिलॉन नॉट d/dt, इसका वैल्यू करंट के इक्वल आ रहा है। तो हमने बोल दिया कि इसके बीच में एक करंट फ्लो हो रहा है मान लो, और उस करंट का वैल्यू क्या है? a एप्सिलॉन नॉट d/dt। हम देख रहे हैं कि ये करंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से आ रहा है। d/dt मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो है
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। समझे? ये हवा में करंट जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से जा रहा है। जब तक चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा, ये करंट आएगा। एक बार मान लो पूरा चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, पूरी तरह से चार्ज हो गया, अब इसके ऊपर कोई चार्ज अगर नहीं बढ़ेगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, तब आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। उस समय आपका कंडक्शन करंट भी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि चार्ज नहीं भाग रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कंडक्शन करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों ज़ीरो होता है। ये कंडक्शन करंट का कॉन्सेप्ट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और चीज़ है, इफ़ कैपेसिटर हैज़ डाइलेक्ट्रिक, अगर उसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया तुमने कैपेसिटर के अंदर, तो बस फर्क क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो k टाइम्स कम हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। जब आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स, उसका जो कांस्टेंट है k टाइम्स कम हो जाता है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे E का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज अपॉन एरिया ए एप्सिलॉन नॉट k। फिर अगर आप d बाई dt निकालते हो, या पहले q ही निकाल लो, q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट k डी बाई डी टी। तो यहाँ से आपको डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट k डी बाई डी टी मिल जाएगा, और यही डी क्यू बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। आई डी इज इक्वल टू k या ए एप्सिलॉन नॉट k डी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये अगेन डिस्प्लेसमेंट करंट का आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो दोनों में फ़र्क नहीं है, सेम है, बस यहाँ पे क्या है ना कि एक k एक्स्ट्रा आ गया। अगर आपका डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भर दिया आपने तो k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ जाएगा आपका। तो डिस्प्लेसमेंट करंट स्पेस में कहीं भी हो सकता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया तो कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने लगे तो वहाँ पे करंट आ जाता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस फ्लो नहीं होता, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। आपके बुक में लिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर बाउंड चार्जेस जो होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप डाइलेक्ट्रिक नहीं भी डालोगे ना, पूरा वैक्यूम रहेगा ना, तो भी इतना आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। चार्जेस मूव होने की वजह से करंट नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से हम अज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं कि ये करंट जा रहा है, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। चार्जेस फ्लो होने की वजह से जो करंट आता है वो तो हम जानते ही हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था। चलो बच्चों, फाइनली चलते हैं लास्ट टॉपिक पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ये बड़ा टॉपिक था और अलग टॉपिक था, ज़बरदस्त टॉपिक था, पर ठीक है, फाइनली ये भी एंड पे आ गया है। आपका लास्ट टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। आप अपने टेक्स्ट बुक के डायग्राम को ही फॉलो करना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि वेन डी ग्राफ जनरेटर में होता क्या है बेसिकली। बच्चों, आपका जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है वो 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, 3 प्रिंसिपल है। पहला चीज कोरोना डिस्चार्ज। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोरोना डिस्चार्ज, देखो बच्चों, अगर आपने एक मेटल का पॉइंटेड पार्ट लिया है, ऐसे मतलब एक मेटल लिया, उस मेटल में एक पॉइंटेड पार्ट है और सामने भी आपने कुछ एक कंडक्टर रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में अगर आपने एकदम हाई वोल्टेज डाल दिया, हाई वोल्टेज, तो ये जो आपका पॉइंटेड पार्ट है इसमें से चार्जेस निकलने चालू हो जाते हैं और इवन हवा में से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। पॉइंटेड पार्ट है और हाई वोल्टेज पे डाल रखा है, तो इवन हवा में से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हम कोरोना डिस्चार्ज करवाते हैं। सेकेंड केस, अगर सपोज करो आपके पास एक स्फीयरिकल कंडक्टर है, इस स्फीयरिकल कंडक्टर पे अगर सपोज करो आपने कुछ चार्जेस डाल दिए, कुछ चार्जेस इसको दिए आपने, तो ये क्या करेगा, अपने चार्जेस को ना सरफेस पर ले जाकर पूरा फैला देगा, ठीक है। स्फीयरिकल अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसमें चार्जेस स्प्रेड ऑन सरफेस, एंटायर सरफेस, पूरे सरफेस पे आपका चार्ज स्प्रेड हो जाता है। तो आप थोड़ा सा चार्ज दो, वो लेके पूरे सरफेस पे स्प्रेड कर देगा यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से। तीसरा चीज़ ये है
कि आपका चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीजेस, charge on spherical conductor increases, spherical conductor increases, then potential increases, potential increases. अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है आपके पास, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर बोल रहा हूँ, एक स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास, तो उसका जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा चार्ज उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। एक्चुअली में स्फेरिकल कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, पर ठीक है देख सकते हो आप। इसका जो पोटेंशियल है वो सीधा सीधा चार्ज पर डिपेंड करे, जितना चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। ये 3 प्रिंसिपल पे आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक मेटल ब्रश रखा है हम लोगों ने, जो B1 है यहाँ पे, दिस इज योर मेटल ब्रश। मेटल ब्रश, मेटल ब्रश में क्या होता है कि हम ब्रश की तरह मेटल को पॉइंटेड पार्ट्स में बनाते हैं ऐसे। अब पॉइंटेड पार्ट है, इस पॉइंटेड पार्ट को हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस और यहाँ पे ग्राउंड और इसके बीच में, ग्राउंड और इसके बीच में एकदम हाई वोल्टेज क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे देखो दिस इज हाई वोल्टेज, एकदम हाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और मैंने बताया था हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे हो जाएगा कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस निकल जाते हैं इस पॉइंटेड पार्ट से, इस पॉइंटेड पार्ट से बाहर चार्जेस निकलता है। और चार्जेस निकलते ही सामने हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगा रखा है। जैसे आटे का चक्की होता है उसमें घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे, वैसे यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा रखा है। और उस कन्वेयर बेल्ट पे ये चार्जेस जाके चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब ये बेल्ट घूमता है यहाँ से ऊपर चला जाता है, समझे। और ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे एक और ब्रश B2 लगा रहता है जो कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। इस स्फेरिकल कंडक्टर के साथ ये ब्रश कनेक्टेड है, तो ब्रश उन चार्जेस को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद इस कंडक्टर पे डाल देता है, कंडक्टर उसको पूरा फैला देता है। ये रहा दूसरा प्रिंसिपल, समझ गए कि नहीं समझ गए। यहाँ से हाई वोल्टेज की वजह से पॉइंटेड ब्रश जो है उससे आपका कोरोना डिस्चार्ज होता है, चार्जेस निकलता है, कन्वेयर बेल्ट उसे ऊपर लेके जाता है। यहाँ एक और ब्रश रहता है, उसको पकड़ लेता है उन चार्जेस को, और पकड़ के ये स्फेरिकल कंडक्टर के साथ कनेक्टेड, इसको डूम बोलते हैं, DOME, डूम शेप्ड कंडक्टर बोलते हैं। वो होता स्फेरिकल कंडक्टर की जैसा ही है। इस डूम शेप्ड कंडक्टर को ये चार्जेस ब्रश डाल देता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, स्फेरिकल कंडक्टर अपने या डूम शेप कंडक्टर अपने पूरे सरफेस पे चार्जेस को फैला देता है। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, दूसरा प्रिंसिपल आ गया। अब ये काम चलते रहता है, वोल्टेज लगा के रखा हुआ ही है, ब्रश चार्जेस निकालते रहता है, कन्वेयर बेल्ट लेते जाता है उसको ऊपर, ये ब्रश चार्जेस को लेके पकड़ के इस कंडक्टर को देते रहता है, डूम शेप कंडक्टर को, और वो अपना चार्जेस बढ़ाते जाता है। चार्जेस बढ़ते जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, और काफ़ी हाई पोटेंशियल तक इसको पहुंचा दिया जाता है। इतना हाई कि नॉर्मल केसेस के टर्म्स में ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है, लगभग 10⁻⁷ वोल्ट तक का पोटेंशियल पहुंचा देता है चार्जेस को इसके ऊपर स्प्रेड करते करते। चार्जेस जाते रहता है, स्प्रेड होते रहता है, और आपका जो डोम शेप कंडक्टर है वो एकदम हाईली चार्ज हो जाता है, उसका पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है, लगभग 10⁻⁷ वोल्ट तक चला जाता है। अब इतना हाई पोटेंशियल अगर मान लो है इस कंडक्टर के पास, मतलब इसमें ढेर सारे चार्जेस होंगे, और अगर चार्जेस है तो उस चार्जेस का क्या होगा बताओ, चार्जेस की वजह से ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो ये ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, ऐसा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे अगर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज डाल के रखा है यहाँ पे, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज का कोई दूसरा पार्टिकल डाल देंगे। मान लो मुझे क्या करना है ना, एक प्रोटॉन लिया मैंने, प्रोटॉन को बहुत तेज़ी से भगाना है, एकदम तेज़ी से, तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को यहाँ पे रख दूँगा। यहाँ पे रखने का मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ज़ोर से भगाएगा, ज़बरदस्त स्पीड दे देगा। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है जिसको हम टारगेट बोलते हैं। हमारा एम ये रहता है तो एकदम ज़बरदस्त स्पीड के साथ इस टारगेट को जाके हिट करते हैं। हिट करने के बाद कुछ चीज़ें होगी जिसको हम एनालाइज करते हैं, तो वो हिट कर दे इसे।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए रहता है। बहुत ज़्यादा स्पीड इसको कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में भागने की वजह से मिलेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे जनरेट किया? इस कंडक्टर पे चार्जेस डालते डालते कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। तो हमारा एम ही रहता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें, हाई वोल्टेज जनरेट करें, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आए और उसमें ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो ज़बरदस्त स्पीड के साथ भागे और टारगेट को हिट करे। मतलब हम चार्ज पार्टिकल को भगाना चाहते हैं, उसका स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं। स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं मतलब एक्सेलरेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये यूज्ड एज एन एक्सेलरेटर ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब आपका जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है वो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में काम आता है और इसे एज एन एक्सेलरेटर यूज किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज ही नहीं, नेगेटिव चार्ज का भी कर सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन को मुझे भगाना है बहुत स्पीड से, तो क्या करूंगा? तो मैं पॉजिटिव चार्ज देने के बजाय यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दूंगा, बैटरी उल्टा लटका दूंगा ताकि इस पर नेगेटिव चार्जेस आए। ये नेगेटिव चार्जेस को ऊपर लेके जाएगा, फैलाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए तो अब नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रख देंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसको ये भगाएगा जोर से। तो आप इसको यूज कर सकते हो एंटी ग्राफ जनरेटर को एज एन एक्सेलरेटर, चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से भगाने के लिए। समझे? सो दैट वाज ऑल अबाउट वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो फाइनली बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का भी थ्योरी पार्ट होता है खत्म। थैंक यू।